जब भी हमारे इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है ना, तो हर कोई अपना कोई ना कोई ओपिनियन जरूर देता है। कुछ कहते हैं कि हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, कुछ कहते हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट हमें रोक नहीं सकती। लेकिन क्या वाकई में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतने सारे फ्रीडम्स देता है कि हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कुछ लिमिट्स भी लगाती है? तो चलिए आज हम ओपिनियंस की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। हे एवरीवन, माय सेल्फ श्रेया एंड वेलकम बैक टू चैटर्जीज लीगल हब। और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ एवरी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। सबसे पहले एक बात समझिए, आर्टिकल 19 बस एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये हर एक इंडियन सिटीजन को 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स देता है। और यही जो 6 फ्रीडम्स है ना, ये एक डेमोक्रेसी को डेमोक्रेसी बनाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जैसे ही लोग आर्टिकल 19 सुनते हैं, उनको बस फ्रीडम ऑफ स्पीच याद आता है, लेकिन आर्टिकल 19 उससे कई गुना ज्यादा बड़ा है। आर्टिकल 19 में सिर्फ राइट्स ही नहीं, उन राइट्स की लिमिट्स भी दी गई हैं। तो चलिए आर्टिकल 19 को अच्छे से समझते हैं। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 हमें 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स देता है। लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये आर्टिकल हर इंडियन सिटीजन को फ्रीली अपनी बात एक्सप्रेस करने के लिए कहता है। सिर्फ बोलकर नहीं, लिखकर, मूवीज के थ्रू, बुक्स के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब किसी भी लीगल प्लेटफॉर्म के थ्रू। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप गवर्नमेंट के किसी एक पॉलिसी से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करते हैं, तो आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर प्रोटेक्टेड है। अब बढ़ते हैं सेकेंड फ्रीडम पर। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। इसका मतलब सिटीजन्स विदाउट आर्म्स और पीसफुली असेंबल कर सकते हैं। जैसे कोई अवेयरनेस रैली, पीसफुल मार्च, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक मीटिंग्स, ये सब कुछ वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्ड स्पेसिफिकली यूज करता है, पीसफुली। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसका सिग्निफिकेंस हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। नेक्स्ट फ्रीडम, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस। सिटीजन्स कोई भी यूनियन, एनजीओ, सोसाइटी या पॉलिटिकल ग्रुप बना सकते हैं या उसका पार्ट बन सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इंडियन सिटीजन्स इंडिया के किसी भी स्टेट में फ्रीली मूव कर सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, फ्रीडम टू रेसिडेंस। सिटीजन्स इंडिया के किसी भी स्टेट में जाके सेटल डाउन कर सकते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, फ्रीडम टू प्रोफेशन। इंडियन सिटीजन्स अपने हिसाब से कोई भी प्रोफेशन, ट्रेड, ऑक्यूपेशन चूज करने का पूरा राइट है उनके पास। अब तक आर्टिकल 19 सुनने के बाद आप सबको लग रहा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें इतनी सारी फ्रीडम देता है, लेकिन क्या ये बात सच है? जी नहीं, यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम जरूर देता है, लेकिन ये कोई भी फ्रीडम अनलिमिटेड नहीं देता। और ऑनेस्टली अगर फ्रीडम्स अनलिमिटेड होती ना, तो कोई भी सोसाइटी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती। और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है, जो है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। सिंपल लैंग्वेज में, आपके पास फ्रीडम वहीं तक है जहां तक वो किसी और के राइट्स या पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म ना करे। और इसीलिए आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लॉज 2 से लेके क्लॉज 6 तक अलग अलग रीजनेबल प्रोटेक्शन दी गई हैं। तो चलिए उन सारे रीजनेबल प्रोटेक्शंस को समझते हैं। आर्टिकल 19 क्लॉज 2, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब आपके पास बोलने की फ्रीडम तो है, लेकिन जो चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे आप नहीं बोल सकते। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए अलाउ करती है। कौन से सिचुएशंस है वो? जैसे सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। ये सारी सिचुएशंस में स्टेट आप पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज कोई एक पर्सन सोशल मीडिया पर वायलेंस प्रवोक कर रहा है, या फिर वो किसी और को इलीगल एक्टिविटीज करने के लिए एनकरेज कर रहा है, तो क्या वो पर्टिकुलर पर्सन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंडर में प्रोटेक्शन क्लेम कर सकता है?
बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन खुद राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देती है और साथ ही में उसे मिसयूज से रोकने का मैकेनिज्म भी बताती है। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आते हैं। फर्स्ट, रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस में मद्रास गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल मैगजीन की एंट्री और सर्कुलेशन पर बैन लगा दिया था। रोमेश थापर ने इस पर्टिकुलर ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट ने कहा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल पार्ट है और बिना किसी वैलिड रीजन के गवर्नमेंट उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती। कोर्ट ने यह भी एम्फसाइज किया कि फ्री एक्सप्रेशन एंड फ्री डिस्कशन एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। सेकेंड केस, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 66A को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी का एक एसेंशियल पार्ट है एंड कोई भी वेग प्रोविजंस के थ्रू जेन्युइन स्पीच को सप्रेस नहीं किया जा सकता। अब आते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 3 पर। ये क्लॉज पीसफुल असेंबली पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाती है और यही पॉइंट से एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन अराइज होता है, राइट टू प्रोटेस्ट। आज भी जब भी इंडिया में किसी चीज को लेकर प्रोटेस्ट होता है ना, तो एक सवाल बार बार अराइज होता है कि क्या राइट टू प्रोटेस्ट हमारा फंडामेंटल राइट है? तो चलिए आज कॉन्स्टिट्यूशन से ही इसका आंसर समझते हैं। देखिए, सबसे पहले राइट टू प्रोटेस्ट एक स्पेसिफिक आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन ये डिराइव होता है प्राइमरीली फ्रॉम आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज A एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज B से। इसका मतलब आप पीसफुली अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप पीसफुली असेंबल कर सकते हैं, आप पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन एक वर्ड याद रखिएगा, पीसफुली। यही वर्ड आर्टिकल 19 का कोर पार्ट है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वायलेंट प्रोटेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करता। पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना, पब्लिक ऑर्डर को हार्म करना या डिस्टर्ब करना, ये सब चीजें फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन में नहीं आती है और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 प्लस 3 के अंदर स्टेट को सॉवरेनिटी या पब्लिक ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पावर दी गई है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अब एक लैंडमार्क केस डिस्कस करते हैं। द नेम ऑफ द केस इज अमित शाहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2020। इस केस को हम शहीन बाग केस के नाम से भी जानते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी। क्या ऑब्जर्वेशन दी? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत एसेंशियल है, लेकिन पब्लिक रोड्स को इंडेफिनाइटली ऑक्यूपाई नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोटेस्टर्स की राइट इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह बाकी सिटीजन्स के राइट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जनरली सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस की बात की, एक तरफ राइट टू प्रोटेस्ट और एक तरफ पब्लिक ऑर्डर एंड बाकी सिटीजन्स की डेली लाइफ की राइट्स, और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही दोनों के बीच बैलेंस मेंटेन करना चाहता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 के क्लॉज 4 के बारे में, जो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करता है। इसका मतलब अगर ऐसा कोई भी एसोसिएशन है जो इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट काम करे या पब्लिक ऑर्डर को हार्म करे, तो स्टेट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। अब राइट टू फ्रीडम टू मूवमेंट एंड फ्रीडम टू रिसाइड, इन दोनों के ऊपर भी क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकती है? बिल्कुल, आर्टिकल 19 क्लॉज 5 यही कहता है। पर इसमें रेस्ट्रिक्शंस कब लग सकती है? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। सपोज गवर्नमेंट ने किसी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया या फिर मिलिट्री जोन में पब्लिक एंट्री को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, या फिर किसी ट्राइबल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक एंट्री को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को परमिशन दी है कि अगर वो किसी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी चीजों को बचाना चाहते हैं तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। एंड फाइनली आर्टिकल 19 क्लॉज 6 फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, इसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात करता है। मतलब आपके पास फुल फ्रीडम है कि आप अपने पसंद के किसी भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड को चूज करें, लेकिन कुछ प्रोफेशंस के लिए कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस होना जरूरी है। जैसे हर कोई एडवोकेट नहीं बन सकता। एडवोकेट बनने के लिए आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए, आप AIB क्वालिफाई होने चाहिए एंड आपके पास स्टेट बार की एनरोलमेंट होनी चाहिए।
तो हमने ये सारे रेस्ट्रिक्शंस की जो बात की ना, ये सारे रेस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, क्योंकि ये सारे रेस्ट्रिक्शंस पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बनाए गए। तो अगर हम आर्टिकल 19 को एक लाइन में समझे तो ये क्या कहता है? आर्टिकल 19 हमें बस फ्रीडम्स नहीं देता, आर्टिकल 19 हमें रेस्पॉन्सिबल फ्रीडम्स देता है, और ये भी इंश्योर करता है कि किसी एक पर्सन की राइट्स की वजह से किसी दूसरे सिटीजन के राइट्स या पब्लिक ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज ना हो। और इसीलिए फंडामेंटल राइट्स और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, बल्कि ये दोनों साथ में मिलकर डेमोक्रेसी को बैलेंस करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप आर्टिकल 19 का नाम सुने ना, तो बस ये मत याद रखिए कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये भी याद रखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन उस फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी देता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसी तरह लीगल कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाइड वे में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।